प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान 1 लाख करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया, जिनमें माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना भी शामिल थी। पीएम मोदी ने बिजली भ्रष्टाचार और टैक्स के बहाने जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में 2.5 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे। उन्होंने राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को जो जख्म दिए उसे भरने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस देशवासियों के शोषण में लगी थी, टैक्स और महंगाई आसमान पर था, लेकिन हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। कुछ देर बाद राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी कर पूछा कि अतिवृष्टि से आहत किसानों के लिए कोई पैकेज क्यों घोषित नहीं किया गया। जीएसटी के गलत क्रियान्वयन के लिए माफी की मांग भी उन्होंने की। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने का कारण और बांसवाड़ा रतलाम रेल परियोजना को बंद करने के कारण भी डोटासरा ने पूछे। लिहाजा आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर मोदी का दौरा कितना खास रहा और कांग्रेस को आखिर ये रास क्यों नहीं आ रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते थे। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजकुमार शर्मा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ देर में सुमित श्रीमाल जी जुड़ेंगे हमारे साथ में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लिहाजा चर्चा की शुरुआत करते हैं राजकुमार जी और श्याम सुंदर जी के साथ में। राजकुमार शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका, और श्याम जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर आए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन उन्होंने कर दिया। बांसवाड़ा में परमाणु विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस को आखिर रास क्यों नहीं आ रहा है? जो काम अच्छे हो पाए उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने उनके दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। दीपक जी, देश के प्रधानमंत्री आज जयपुर राजस्थान आए थे और राजस्थान आके उन्होंने कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कुछ का शिलान्यास किया है। जो किया है वो तो अच्छी बात है जी, लेकिन राजस्थान की जनता ने आज उस पंडाल के अंदर जो मोदी मोदी के नारे लगते थे वो नहीं लगाए हैं। जो एयरपोर्ट पे उदयपुर पे उतरे, जब जो मोदी मोदी के नारे लगे थे वो नहीं लगाए हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता और नेता और राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता मोदी मोदी के नारे लगाने बंद कर चुकी है। हिंदुस्तान की जनता जानती है, राजस्थान की जनता जानती है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में आए थे और कितनी लंबी चौड़ी बातें करके गए थे। दीपक जी, पिछले 22-23 महीने के अंदर अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 15-16 बार देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आ चुके हैं और जितनी भी घोषणाएं अब तक वो करके गए थे, कितनी घोषणाएं जमीन पे उतर गई, ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता सकती है। पूरा देश जानता है इस बार हिंदुस्तान में बारिश बहुत ज्यादा हुई है। जयपुर में, राजस्थान में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। अच्छा होता कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोसने के बजाय वो अतिवृष्टि पे 2 शब्द बोलते और हिंदुस्तान के किसानों को, हालांकि वो किसानों की सुध लेते नहीं है क्योंकि किसानों के लिए तो वो 2-2 फुट लंबी कीलें ठोकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि किसानों के लिए या जो गरीब तबके के लोग हैं जो निचले हिस्सों में रहते हैं, उनको जो नुकसान हो गया उनके लिए कोई 2 शब्द बोलते तो आज उनके मोदी मोदी के नारे उस पंडाल में लगते। अच्छा होता मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की आज घोषणा करके जाते तो आदिवासी लोग भी नारे लगाते। अच्छा होता आदिवासी लोग जो मुआवजे की बात कर रहे हैं उनका मुआवजा भी अगर वो सैंक्शन करते या राजस्थान सरकार को डांटते फटकारते तो अच्छा होता कपासन का वो नौजवान जो पानी मांग रहा था, जिसकी हड्डियां इन्होंने तोड़ दी, अच्छा होता उसके लिए भी 2 शब्द बोलते हैं। अच्छा होता एक नौजवान जो झालावाड़ के स्कूल जो हादसे में जो बच्चों की डेथ हुई थी उनके लिए कोई मदद की बात कर रहा है, उसके ऊपर ही बोलते तो अच्छा होता कानून व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं जी। अच्छा होता राजस्थान की जयपुर की सड़कों के ऊपर बात करते हैं। अच्छा होता शिक्षा और चिकित्सा में जो माहौल बिगड़ाया है इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर, इस पे बात करते हैं। अच्छा होता ये जितने भी माफिया हैं, वो पेपर लीक वाले हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनके ऊपर बात करते तो अच्छा होता। ये वही प्रधानमंत्री है जो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि पाताल में जाएंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, भंग करेंगे, सीबीआई जांच करेंगे। लीपापोती कर रहे हैं, पीछे के रास्ते से जमानती मिल रही है और सबको छोड़ रहे हैं, सबको क्लीन चिट देते जा रहे हैं। जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर सबको प्रमोशन दे दिए गए। ये तमाम तरह की बातें अगर देश के प्रधानमंत्री करते तो अच्छा होता, लेकिन हुआ क्या? पानी पियो और कांग्रेस को बोलो। और कांग्रेस पार्टी को जितना राजकुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री का पीएसओ गिरफ्तार हुआ, ये भी अच्छी बात है। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री जेल गए, ये भी अच्छी बात है।
जल जीवन मिशन में पूर्व मंत्री गए, लेकिन पूर्व मंत्री के अलावा जल जीवन मिशन के कोई अधिकारी नहीं है क्या पीएचई डिपार्टमेंट के? पीएचई डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं है क्या? और किसी का भी पीएस हो या किसी का भी पियोन या पीए या स्टाफ या घरवाला कोई अपराध करेगा, कानून के समझ जो सजा होगी वो तो मिलेगी, वो मिल गई। ठीक लेकिन है, इसी को पाताल बोलेंगे क्या? इसी को मगरमच्छ बोलेंगे क्या? शायद मगरमच्छ का मतलब उनके लिए यही रहा हो जब उन्होंने कहा होगा। ठीक है, सुमित श्रीमाल जी के पास चल चलते जवाब दे देंगे वो आपका। दीपक जी जो वो अभी भी हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान में न जाने कहां खुली सांस ले रहे हैं। 2 साल से पकड़ा के डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, चलिए ठीक है, राजस्थान के नौजवानों का ठीक है। सुमित श्रीमाल जी आपका भी स्वागत है। आपने राजकुमार शर्मा जी की बातें सुनी होगी। उन्होंने, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा रतलाम जो रेल परियोजना थी उसको यूपी की दौर में स्वीकृत किया गया था, लेकिन उसे अटकाने का काम आप लोगों ने कर दिया। अतिवृष्टि से किसानों की स्थिति बहुत खराब थी, उन किसानों के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई, वो भी निराशाजनक है। जीएसटी के दरों को कम करने की बात आप कर रहे हैं कि 2 स्लैब आप लोग लेकर आए, उसके लिए आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन उसी जीएसटी का क्रियान्वयन भी आपने किया था, तो उसके लिए माफी आप लोगों को मांगनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको कांग्रेस पार्टी ने उठाया प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद में। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आज राज्य की जनता को शुभकामना देना चाहता हूं जी कि 1,22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और निश्चित ही आप देखिए, राज्य सरकार को ऊर्जा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर बनने की ओर ये जो कदम उठाया है, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 2800 मेगावाट की जो ये ऊर्जा बनेगी वो परमाणु ऊर्जा के लिए काम में ली जाएगी, जो कि निश्चित ही नए रोजगार सृजित होंगे और निश्चित ही देश की, राज्य की तरक्की होगी, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि राजकुमार जी भी कह रहे थे कि जीएसटी की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दीपक जी ये कहना चाहूंगा कि ये बात भूल जाते हैं कि 2018 में जब इन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और कई किसानों ने आत्महत्या करी थी, ये किसान विरोधी कांग्रेस सरकार कब से किसानों के हित की बात करने लगी। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने किसान सम्मान निधि देने की बात की थी और हमने उसको बढ़ाया, और राज्य में भजनलाल सरकार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज जो 4 महीने में जो 9,000 रुपए थे वो 11,000 रुपए किए गए। वहीं मैं कहना चाहूंगा, ये जल की बात कर रहे थे, हमने आते ही जिस प्रकार से यमुना जल समझौता किया, और ये बेशर्मी की हद तो तब होती है जब आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि ये ऐसी कांग्रेस सरकार जिन्होंने जल को भी नहीं छोड़ा, जल जीवन मिशन में भी भ्रष्टाचार किया, इनके मंत्री जी जेल जाने की तैयारी में है, और फिर भी इनका आत्मविश्वास देखिए। हाँ, नकारात्मक आत्मविश्वास अगर वास्तव में किसी का है तो वो कांग्रेस का आप कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन में इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी जल की बात कैसे कर सकते हैं। और रही बात शिक्षा की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा दीपक जी, इस शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से एसआईटी गठित की, और राजस्थान के इतिहास में नहीं संपूर्ण देश के इतिहास में जिस प्रकार से पेपर लीक माफियाओं को पकड़ा गया, और वो राजस्थान के इतिहास में नंबर 1 माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कार्य हुआ, तो ये कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनके 1947 के बाद जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जनता को मूर्ख बना रहे थे, लेकिन अब जनता मूर्ख नहीं बनने वाली, जनता समझदार है। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं सुमित जी, क्योंकि जनता परिणाम भी दे लगा। ठीक है, मैं एक बार श्याम जी के पास जाऊंगा, बहुत देर हो चुकी है। श्याम सुंदर शर्मा जी, सर प्रधानमंत्री मोदी आए, उनके आने पर सियासत होना लाजमी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन से बहुत सारी बातें की, लेकिन आपने देखा होगा आज राजस्थान से लेकर केंद्र तक पिछले कई सालों का इतिहास प्रधानमंत्री खंगालते हुए नजर आए। उन्होंने जीएसटी को लेकर भी अपना जो स्टैंड था वो क्लियर कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी उन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? दीपक जी, अगर राजनीति में राजनीति नहीं होगी तो होगा क्या जी? प्रधानमंत्री भी राजनीति कर रहे हैं कुछ बातों को लेकर के। गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ तो है नहीं, वो तो एआईसीसी की बैठक में राजकुमार जी गए हुए हैं, उनको विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी, और तो कोई नेता आपका बोलने की स्थिति में था नहीं। कुछ सवाल उठाने भी चाहिए प्रतिपक्ष को, उसका अधिकार उसको है राजकुमार जी। लेकिन सरकार तो राजकुमार जी आपकी भी थी लंबे समय तक, मानगढ़ को आप राष्ट्रीय
परियोजना घोषित करा पाने में सक्षम क्यों नहीं हुए? आप 100 करोड़ रुपए इसके विकास के लिए दे पाए थे, बाकी तो कुछ कर नहीं पाए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 4 राज्यों का मामला है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, चारों में समन्वय हो जाएगा तो ये काम हो जाएगा। अब समन्वय अभी तक सोच के लिए आप भी देरी कर रहे हो। जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इस मामला उठाते हो, उससे पहले उठाने की बात नहीं करते, क्योंकि आपकी पार्टी तुम्हारी जीती नहीं। जीते तो बाप पार्टी है, और बाप पार्टी को आपने जिस प्रकार से समर्थन दिया था, आप वो लेने के लिए तैयार नहीं था, आप देने के लिए तैयार थे। तो जो स्थितियां आपकी हुई थी, महेंद्रजीत मालवीय आपको छोड़ के बीजेपी में चले गए थे, तो आपका तो वहां जो स्थिति हुई तो आपको ही पता है क्या स्थिति बनी। तो देखिए, निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री ने आकर के, मैं भी कल भी कह रहा था, अब परियोजनाएं तो बढ़ गई। 1,22,670 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया गया। 15,000 बच्चों को जो नौकरी मिली है, उसमें 2 को सिंबॉलिक तरीके से प्रधानमंत्री ने प्रमाण पत्र भी जारी करे कि भाई नौकरी करने जाओ, नियुक्ति पत्र भी दिए। वंदे भारत मिली 3 राजस्थान को, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे राजकुमार जी आप भी प्रशंसा करनी चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री के आने के बाद क्या क्या मिला राजस्थान को। और आप देखिएगा, ईआरसीपी की मामले की बात कह रहे थे आप, ईआरसीपी के तो स्वरूप ही बदल गया। राम सेतु परियोजना हो गई है, और राम सेतु परियोजना में नदियों को लिंक करने की बात आ गई। बाकी का काम राजस्थान करेगा। आप तो अलग तरह की योजना, वसुंधरा वाली योजना को स्वीकार नहीं किया गया, उसमें तो बदलाव हो गया व्यापक रूप से। तो देखिए, जिस प्रकार से बार बार राजकुमार जी ये कहना कि प्रधानमंत्री के आने से हमको कुछ नहीं मिला, केवल अतिवृष्टि की बात आप कर रहे हैं कि अतिवृष्टि में हमको विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। अब देखिए, विधानसभा के अंदर आप भी थे, ये भी थे, सत्ताधारी पार्टी के साथ बैठ करके अगर कोई आप भी आग्रह करते प्रधानमंत्री से कि विधानसभा संकल्प करता है कि भाई राजस्थान के पीड़ितों को मदद करो। अब देखिएगा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के नॉर्म्स के अनुसार तो जो मिलना है वो तो मिलेगा, उसमें तो गिरदावरी भी शुरू कर दी है, सारी बातें भी कही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आप धमकी तो दे नहीं सकते। हम आग्रह ही कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमको दीजिए। अब देखिए, जो परिस्थितियां हैं वो अलग बात है, लेकिन जो रतलाम बांसवाड़ा रेलवे लाइन की बात आ रही थी, तो अशोक गहलोत ने भी केवल 250 करोड़ देने की बात हुई थी उस वक्त भी, लेकिन परियोजना अटकी क्यों रही? क्योंकि आप उसका वहां पर जो एग्जीबिशन करना था, जमीन का अधिग्रहण करना था, वो कर पाने में सक्षम हुए क्या राजकुमार जी? आप खुद बता दो। अब जो माही परियोजना, एक हरदेव जोशी के कारण माही परियोजना बनी, और उसके बाद वहां का जो आदिवासियों को जल मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से नहरी क्षेत्र में बनाई जानी चाहिए थी, बन नहीं पाई। क्योंकि जब हरदेव जोशी थे, जब तक तो वहां का ध्यान सबने दिया, बाकी के जब हरदेव जोशी नहीं रहे तो आप भी भूल गए माही को। और आप बार बार कहते हो कि भाई जंगल जमीन का अधिकार हमने दिया था, ये कम करना चाहते, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो बनाया है उससे आदिवासी को लाभ मिलेगा। आप देखिएगा, और जिस प्रकार से बार बार बात हो रही थी कि उन्होंने कहा था कि भाई जब जूता 500 रुपए का आता तो 75 रुपए का टैक्स वसूलते थे। मैं आता हूं सर, इसी बात पे आऊंगा। मैं एक बार राजकुमार जी से सवाल भी पूछूंगा। राजकुमार जी, जिस अतिवृष्टि को लेकर आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अतिवृष्टि को लेकर विशेष पैकेज घोषित नहीं किया गया, उस अतिवृष्टि को लेकर विधानसभा के बाहर, मैं इसे सिर्फ फोटोशूट कहूंगा कि जिस तरीके से ट्रैक्टर पर बैठकर कोई आते हैं या खराब फसलों को लेकर आ जाते हैं, महज एक औपचारिकता पूरी करने की कोशिश की गई। मुझे 2014 भी याद है, आज से 11 साल पहले का वक्त, जब कोटा के अंदर अतिवृष्टि हुई थी, तब सोनिया गांधी तत्कालीन यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनको कांग्रेस पार्टी राजस्थान में लेकर आ गई थी, उनका दौरा करवा दिया था। तो क्यों नहीं अब जमीन पर आप उस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं कर पाए? विभक्त जी, कांग्रेस पार्टी तो राजस्थान के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लगातार जमीन पे भी उठाती है, विधानसभा में भी उठाती है, और हमारे दिल्ली में आला कमान को भी खबर करती है, देश के प्रधानमंत्री को भी खबर करती है, और राजस्थान की वर्तमान सरकार को भी खबर करती है। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी घमंड में चूर है, ये पता नहीं 400 बार चले जाते तो न जाने क्या देश का हालत होता। 400 बार चले जाते तो इनकम टैक्स डबल ट्रिपल हो जाता। इस तो देश की जनता का भला हो, इन्होंने इनको 303 से 240 पे टिकाया, तो इनकम टैक्स से सैलरी भी छूट मिली, गब्बर सिंह टैक्स में भी छूट मिली, और गब्बर सिंह टैक्स का तो अब आप जिस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता रहे हैं राजकुमार जी, प्रधानमंत्री उन तमाम चीजों का जिक्र करके गए। मैं देख के बता देता हूं, उन्होंने कहा कि
आपके दौर में कांग्रेस के राज में 60,000 की बाइक पर 19,000 का टैक्स लगा करता था। हमने उसको 2 से 2,500 रुपए कम किया 2017 में, और उसके बाद में अब वो टैक्स सिर्फ 10,000 का है। वो सीमेंट के कट्टे की बात करते हैं, सीमेंट के बैग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपके दौर में 90 रुपए से ज्यादा का टैक्स था, लेकिन 22 सितंबर के बाद में वो टैक्स 50 रुपए रह गया है। तो आपके दौर में सिर्फ लूट ही लूट थी, ये आरोप उन्होंने लगाए। दीपक जी, देश के युवा नेता, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 2016 में कह दिया था, तो 8-9 साल तक हिंदुस्तान की जनता का भारतीय जनता पार्टी ने खून क्यों पिया? और अब खून पीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नेता दुकानों के बाहर स्टिकर चिपका रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री आज बोल कर गए यहाँ भी बैनर दुकान के बाहर। अब बताइए, आप 200 रुपए की चीज को 250 रुपए कर दिया और अब कह रहे 225 कर दिया, तो भैया प्रचार करो। कोई चीज सस्ती हो जाएगी दीपक जी, अगर राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा हरियाणा के बराबर, तो प्रचार करने की जरूरत नहीं है, अपने आप मोदी मोदी के नारे लग जाएंगे। आजकल नारे लगा, जिस पेट्रोल डीजल की बात करें, उस पेट्रोल डीजल पे वेट भी तो कम राजस्थान की सरकार ने, इसी सरकार ने किया। राजस्थान की जनता संतुष्ट है क्या? राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संतुष्ट है क्या कि महंगाई पे कंट्रोल है? ये संतुष्ट है कि नहीं, वो तो 2028 में जनता तय कर देगी। वो जनता तय करेगी 2028 में कि संतुष्ट है या नहीं है। वो मीटर लगवा रहे हैं, वो स्मार्ट मीटर। लेकिन जीएसटी माफ कीजिएगा, वैट तो कम आप भी कर सकते थे पेट्रोल डीजल पर। मांग डिमांड उस समय आप लोगों के पास भी थी। वो डबल इंजन की सरकार तो इनकी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो इनकी है, सीना तो इनका बड़ा है। आपका काम सिर्फ प्रेस नोट जारी करना, आरोप लगाना, यही है। हम तो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगातार आगाह कर रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आप सत्ता में काबिज हुए थे, मेहरबानी करके उन कामों को तो पूरा करो। अच्छा चलिए ठीक है, परमाणु विद्युत परियोजना का उद्घाटन, राजकुमार जी, परमाणु विद्युत परियोजना का उद्घाटन, 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, ये तमाम जो फैसले लिए हैं, या वंदे भारत या फिर जो दूसरे जो विद्युत परियोजना है, सोलर को लेकर जो फैसले हैं, इन तमाम चीजों को लेकर तो स्वागत करेंगे क्या? मैंने क्या कहा दीपक जी, राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री आए, राजस्थान की जनता ने उनका स्वागत किया, पधारो मेरे देश के तहत। वो राजस्थान को अगर कुछ देकर गए हैं तो उसका भी स्वागत है। दीपक जी, हम छोटे थे जब दादा नाना घर आते थे तो बच्चे उम्मीद करते थे जोड़े में कुछ लाए होंगे, ये वहां से कुछ लाएगा दिल्ली से। अगर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर जाते तो भला नहीं हो गया था राजस्थान का? कितना टूरिज्म बढ़ता, कितना व्यापार बढ़ता, कितना उन लोगों को रोजगार मिलता, क्या फर्क पड़ता? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी सरकार है, तो हिंदुस्तान में राज है इनका, सारी एजेंसियां इनकी है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है सुमित श्रीमाल जी, उम्मीद थी सुमित श्रीमाल जी, जिस मानगढ़ धाम की तस्वीर भेंट की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसी मानगढ़ धाम को लेकर एक उम्मीद थी कि शायद राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने उसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी के हित के लिए किसी ने कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके लिए मैं सबसे बड़ा उदाहरण बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर वो कहते हैं कांग्रेस सरकार से, और आप दूसरी ओर देखिए आदिवासी जिसको देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व भारतीय जनता है। हम आदिवासियों का बिल्कुल सम्मान करते हैं और वो ऊंचाइयों पर लाने का कार्य भी करते हैं। जैसा कि हमारा अंत्योदय पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं पहुंचाने का कार्य की बात करते हैं, और निश्चित रूप से हम इसको धरातल पर लेकर के आ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा दीपक जी, अभी जीएसटी की बात कर रहे थे कि मैं तो कहना चाहूंगा 100 रुपए 31 रुपए जो टैक्स लिया जा रहा था कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो 2017 में जब जीएसटी आया तो 100 रुपए पे 118 रुपए 18 रुपए लगाया गया, उसके बाद 13 रुपए कम किए गए, और आज बिल्कुल जैसे ही इस वर्ष के नवरात्रे शुरू हुए हैं वो 18 से 5% पे लेकर के आए हैं, तो लगभग 100 रुपए पे 26 रुपए तक का फर्क देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा फर्क है। इसके लिए जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। आप देखिए कि आज ये कभी आत्मनिर्भर बनने की बात नहीं करते थे, लेकिन हमने आज आत्मनिर्भर बनने की बात भी की और उस ओर अपने कदम बढ़ाते हुए लगातार उसको योजनाओं को क्रियान्वयन किया, लगातार उसके लिए बजट दिया। जैसा कि श्याम सुंदर जी भी कह रहे थे, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूं कि
निश्चित ही कार्य भी डबल होंगे और राज्य की जनता भी विकास की ओर अग्रसर होगी। ठीक है, और जो मैं हमारा श्याम जी के पास जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, बिजली को लेकर या जो फैसले लिए गए या वंदे भारत को लेकर लिए गए, जो काम अच्छे हो रहे हैं उसका तो एक तरीके से स्वागत करना ही चाहिए, पीठ थपथपा देनी चाहिए, या फिर नहीं ठीक है जो नहीं हो पाया उसी को लेकर हम मुद्दा बनाएंगे, निशाना साधेंगे, यही प्रवृत्ति विपक्ष की रह गई है? देखिए, क्या राजकुमार जी को पता है कि डोटासरा जी विधानसभा से जाने से कतराते हैं, जो कि लक्ष्मणगढ़ से जीत के आए थे। उनकी जनता क्या कहती होगी कि हमारे विधानसभा में गए क्यों नहीं इस बार। तो अब देखिएगा, जिस प्रकार जहां मुद्दा उठाना चाहिए वहां तो उठाते नहीं है। कांग्रेस कार्यालय में उसको मुद्दा उठा करके जो आरोप लगाने का काम करते हैं, आज तो वो मौजूद नहीं है। वो तो आज तो पटना में, अभी तक पटना से लौटे नहीं है, तो वहीं से उन्होंने प्रेस नोट जारी करके आरोप लगाने का अधिकार है, कांग्रेस का लगाना भी चाहिए। लेकिन जो चीजें सही करके प्रधानमंत्री जी प्रदेश को देकर के विकास का द्वार खोल के गए, उसका स्वागत जैसे राजकुमार जी तो कर रहे हैं, बाकी के प्रवक्ता तो नहीं करते। लेकिन हाँ, अब 3 वंदे भारत मिली है, अपने देश की बनी हुई। अब स्वदेशी चीजों को अपनाने की अपील अगर प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिसके कारण से आप जीएसटी में निश्चित रूप से 2 स्लैब आए। तो देखिए, अशोक गहलोत की सरकार ने भी पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल करने की कभी मांग नहीं की। अगर जीएसटी में शामिल हो जाता है पेट्रोल, तो फिर देश में एक तरह का माहौल हो जाएगा कि भाई इतनी जीएसटी लगेगी, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जिस प्रकार से 56 रुपए का टैक्स वसूला जाता है, अशोक गहलोत भी वसूलते थे और ये भी वसूल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सहमति बनाने की बजाय, आप सहमति बनाने की बात बार बार निर्मला सीतारमण कहती है कि भाई अगर जीएसटी के दायरे में लिया हो, लेकिन राज्य सरकारें अपनी कमाई को देना नहीं चाहती, क्योंकि टैक्स तो 2 पे लगा सकते हैं, लीकर पे या पेट्रोलियम पर, बाकी पे तो टैक्स लगाने का अधिकार है, खत्म ही हो गया राज्य सरकारों के पास। तो अब ये बात सही है, जिस प्रकार से विकास की द्वार आज खोले हैं और जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने, राजनीतिक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप लगाए, वो कांग्रेस तो अब जवाब देने की स्थिति में, जिस प्रकार से सवाल खड़े करने चाहिए उस पर तो सवाल किए नहीं, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत मंत्री जी अंदर है इनके, ये भी पता है। राजकुमार जी के अच्छे मित्र भी हैं, पुराने, ये राजकुमार जी हैं। तो अब देखिए, जल जीवन मिशन में 30% ही काम हो पाया था और हमारे राजस्थान में फिर वापस से बढ़ाने का समय बढ़ाया और अब कुछ काम जल जीवन मिशन में बाकी है जो हो पाएगा। तो ये बात सही है, जिस प्रकार से पुलों का निर्माण की बात 119, अगर जो विकास पथ की बात जो कह रहे हैं बार बार कि भाई वो विकास पथ भी शुरू हो जाएंगे, अटल प्रगति पथ जो है, तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए प्रधानमंत्री के आने के बाद। मानगढ़ बार बार आ रहा है, मानगढ़ जब तक चारों राज्यों के बीच सहमति नहीं बनेगी तो विकास नहीं हो पाएगा वहां पे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। और जिस प्रकार से, क्योंकि आपकी पार्टी तो वहां पर अस्तित्व में है ही नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस तरह की स्थिति थी और किस तरह से आप चुनाव में, जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ या विधानसभा का उपचुनाव हुआ, तो आपके जो पार्टी के लोग खड़े हो गए थे, भाग गए थे। और उसके बाद डोटासरा जी कह रहे थे हम बाप पार्टी के साथ है, बाप पार्टी तो कह रही है कि भाई वहां पर नया मांग उठा रही है कि भाई जिस प्रकार से कि आदिवासियों का अलग से प्रदेश होना चाहिए। तो अब वो प्रदेश की मांग पे तो आप शामिल हैं क्या, बता दो ना जरा। तो इसलिए स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। तो कांग्रेस का अधिकार है वो आरोप लगाए, इसमें मैं आपत्ति नहीं करता, लेकिन जो विकास की दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ घोषणा की है लंबे समय तक, 42,000। अच्छा सर, मैं एक आखिर में एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहता हूँ। मानगढ़ को लेकर जिस तरीके से पहले भी डिमांड की जाती रही, पूर्व मुख्यमंत्री ने डिमांड किया, उसके बाद में ये मांग पूरी इस बार नहीं हो पाई, और अब गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान जारी किया उसके अंदर भी ये बातें कही है। तो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश आदिवासियों के बीच में या वागड़ के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी करेगी, या जो विपक्षी दल है वहां पर बीएपी वो कर पाएगा? श्याम जी, आप सवाल सुन पाए सर मेरा? अच्छा, मुझसे पूछा क्या? जी सर, एक बार आप दोहरा दें। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जिस तरीके से मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की डिमांड की जाती रही, अशोक गहलोत ने भी की पहले, मोदी के आने से पहले, फिर पीएम मोदी आए, कोई घोषणा नहीं हुई, अब गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी कर दिया। तो एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश आदिवासियों के बीच करेगी कांग्रेस पार्टी से, या फिर बीएपी?
देखिए कांग्रेस तो है नहीं ना वहां पर, कांग्रेस की स्थिति कमजोर है वहां पर। उसके कारण कितनी मांग कर पाए या केवल विज्ञप्ति जारी करने से थोड़ा काम चलता है। आप एक बड़ा उन्होंने एक बड़ा आंदोलन करके वहां के पार्लियामेंट के मेंबर राजकुमार रोज से समझौता किया ना सरकार ने, बिल्कुल रात को 1 बजे। आप तो वहां पर कोई कर ही नहीं पाए। ठीक ये है, तो करने की स्थिति में नहीं, केवल विज्ञप्ति जारी करने से काम नहीं चलता। कभी विधानसभा में मामला नहीं उठाया है मानगढ़ मामले को ठीक लेकर है, के, ठीक जिस है। प्रकार राजकुमार जी से आप लोगों को कह रहे राजकुमार जी आपकी आप बहुत संक्षिप्त में आखिरी टिप्पणी। देखो जी, देश के प्रधानमंत्री जी, राजस्थान की जनता जो उम्मीद करती थी उन उम्मीदों पर आज वो खरा नहीं उतरे। जो घोषणाएं उन्होंने पूर्वत में की थी और आज जो की है, वो घोषणाएं अगर जमीन पे उतरेगी तो राजस्थान का भला होगा। कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है। ठीक है, सुमित जी आपकी आखिरी टिप्पणी। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर पाए, इस बार भी डिमांड थी लगातार। देखिए, जो धरातल पर उतरा है उसके लिए बिल्कुल जनता खुश है और निश्चित ही इस ओर जो आपका प्रश्न है उस ओर भी अग्रसर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की स्थिति कैसे सुधरेगी कि जनता खुश है, लेकिन ये विपक्ष में बैठ के विपक्ष की भूमिका भी करके विपक्ष की जिम्मेदारी सुमित जी ये भी तो बनती है ना, सुमित जी विपक्ष की जिम्मेदारी ये भी तो बनती है ना, जो काम नहीं हो पाया उसको लेकर आवाज उठाए। ये तो मतलब है नहीं कि जो मिल गया उसके लिए चुप हो जाए, उसके बाद में आवाज उठाना ही बंद कर दे। ये भी तो गलत बात है ना। खैर शुक्रिया, शुक्रिया सुमित श्रीमाल जी, राजकुमार शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ में चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा घोषणाओं के लिहाज से, लोकार्पण के लिहाज से, शिलान्यास के लिहाज से बहुत खास रहा है, लेकिन कांग्रेस कोई दौरा रास नहीं आ रहा। कांग्रेस ने कुछ बुनियादी सवाल भी पूछे हैं जिनका जवाब कांग्रेस पार्टी मांग रही है।